चलें जी, हम लोग इस फार्मूले को देखते हैं कि इस फार्मूले की सिग्निफिकेंस क्या है। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग फार्मूला है। एक जो स्टूडेंट है उसके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग फार्मूला है और आप लोगों को भी इसमें इंटरेस्ट लेनी चाहिए कि आखिर यहाँ क्या कुछ हो रहा है। देखें जरा, सपोज आप लोगों के पास मैं ये मुख्तलिफ एनर्जी लेवल ड्रा करने जा रहा हूँ। आप बताएं कि जो एनर्जी लेवल है उनके दरमियान जो एनर्जी गैप है बढ़ता जाता है या कम होता जाता है? सर जी बढ़ता जाता है। हाँ, पहले भी ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। जो एनर्जी गैप है वो बढ़ता जाता है। एनर्जी गैप जो है वो बढ़ता जाता है, ज्यादा हो फिर एनर्जी गैप और ज्यादा हो। तो हमारे पास ये है J इज इक्वल टू 0, ये J इज इक्वल टू 1 है, ये J इज इक्वल टू 2 है, ये J इज इक्वल टू 3 है। ये ऐसे किसी भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए अब तक जो हमने पढ़ा है, हम दो एग्जांपल्स लेते आ रहे हैं। एक हम HCl की एग्जांपल्स लेते आ रहे हैं और एक हम कार्बन मोनोऑक्साइड की एग्जांपल लेते आ रहे हैं। किसी भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में J इज इक्वल टू 0 से मुराद क्या है, बता सकते हैं आप लोग? कि सर जी मॉलिक्यूल जो मॉलिक्यूल है, स्टेशनरी है। मॉलिक्यूल स्टेशनरी है, रोटेट कर ही नहीं रहे। J इज इक्वल टू 1 से क्या मुराद है? सर जी मॉलिक्यूल आहिस्ता रोटेट से कर रहे हैं, रोटेट करना आहिस्ता स्टार्ट आहिस्ता किया। रोटेट कर रहे हैं, उनकी रोटेशनल फ्रीक्वेंसी कम है। J इज इक्वल टू 2 से क्या मुराद है? कि मॉलिक्यूल थोड़ा तेज से रोटेट कर रहे हैं। J इज इक्वल टू 3 से क्या मुराद है? मॉलिक्यूल और तेज से रोटेट कर रहे हैं। तो दरअसल ये इनको बोलते हैं रोटेशनल क्वांटम नंबर। बच्चे इसके बारे में कुछ और समझ लेते हैं, रोटेशनल क्वांटम नंबर के बारे में। रोटेशनल क्वांटम नंबर के बारे में बच्चे कुछ और समझ लेते हैं, लेकिन ये रोटेशनल क्वांटम नंबर जस्ट रोटेशनल फ्रीक्वेंसी है। अब मैं आपको बताता हूं कि J इज इक्वल टू 0, यानी कोई भी सैंपल है आपके पास, चाहे वो HCl का है या कार्बन मोनोऑक्साइड का है। HCl भी गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी गैस है। अगर किसी सिलेंडर के अंदर HCl गैस या कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पड़ी हो, तो हम ये कैसे बता सकते हैं कि कितने मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो स्टेशनरी हैं, कितने मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो आहिस्ता आहिस्ता रोटेट कर रहे हैं, कितने मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो थोड़ा तेजी से रोटेट कर रहे हैं, कितने मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो काफी तेजी के साथ रोटेट कर रहे हैं। तो ये आप लोगों के पास जो है, आप लोगों के पास ये वो फार्मूला है जो बताता है। एन जे जो है ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एनी जे लेवल, 0 के अलावा 1 में, 2 में, 3 में, 4 में कितने मॉलिक्यूल है, ये आपके पास एन जे कहलाता है। एन 0 है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में या कितने मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो रोटेट नहीं कर रहे, जो बिल्कुल स्टेशनरी। और आपको पता है बी आप लोगों के पास रोटेशनल कांस्टेंट है, एच आपके पास प्लैंक्स कांस्टेंट है, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ये आपके पास रोटेशनल क्वांटम नंबर है जो ये बताता है कि कोई मॉलिक्यूल कितनी तेजी के साथ रोटेट कर रहे हैं। के आपके पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और टी आपके पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर है या टेम्परेचर इन केल्विन है जो टी है। तो अब ये बी है, बाकी चीजें तो जब बी कांस्टेंट करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, आप में से कोई बताएगा? अगर हम बी कहें कि बी कांस्टेंट, इसका मतलब क्या है? सर मतलब सर जी मॉलिक्यूल एक ही रोटेशनल है। फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब है, जैसे ये सादिया ने मेरे ख्याल में बताया, इसका मतलब है कि हम किसी एक ही मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। जब मैं कहता हूँ ना कि हम जो डिस्कशन कर रहे हैं HCl के बारे में है, तो इसका मतलब मैंने बी कांस्टेंट कर दिया ये बात करके। कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए बी की वैल्यू और है, HCl के लिए और है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर हम सारी चीजें जो है वो कांस्टेंट करें, जे भी कांस्टेंट करें। अब ये है फर्ज किया, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझे बताएं कि HCl का जो सैंपल है या सिलेंडर में HCl गैस पड़ी है उसके J इज इक्वल टू 1 में ज्यादा मॉलिक्यूल हैं या CO के J इज इक्वल टू 1 में ज्यादा मॉलिक्यूल? तो जब मैं कहता हूँ ना J इज इक्वल टू 1, दो मुख्तलिफ चीजों का कंपैरिजन में कर रहा हूँ। मैं HCl का कंपैरिजन कर रहा हूँ कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। और जब मैं कहता हूँ J इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब मैंने J को कांस्टेंट कर दिया, C वैसे ही कांस्टेंट है, H प्लस कांस्टेंट है। अब मैं ये देखता हूँ कि दोनों जो सैंपल हैं HCl और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों रूम टेम्परेचर पे पड़े हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। मैंने T को भी कांस्टेंट कर दिया। इसमें अगर कोई चीज कांस्टेंट नहीं रही तो अब B कांस्टेंट नहीं रहा। B की वैल्यू कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए कुछ और है, HCl के लिए B की वैल्यू कुछ और है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि कार्बन मोनोऑक्साइड के J इक्वल टू 1 में ज्यादा मॉलिक्यूल है या कार्बन HCl में। तो ये देखें NJ जो है, NJ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B।
एन जे जो है वो बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सर जी माइक ऑफ हो गया आपका। जी बच्चों, यहाँ तक जो डिस्कशन है उसकी समझ आई है? यस सर। मैं ये कह रहा हूँ कि जे इक्वल टू 1 में HCl के जे इक्वल टू 1 में ज्यादा मालिक्यूल है या कार्बन मोनोऑक्साइड के? तो एन जे जो है यानी N1, अब N1 कहूंगा, अब मैं एन जे नहीं कहूंगा, N1 कहूंगा। तो एन जे या N1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। लग तो रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन ये माइनस की साइन जो है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप को इनवर्स रिलेशनशिप में चेंज कर देती है। जिसके लिए बी की वैल्यू ज्यादा है, इसके लिए बी की वैल्यू है ज्यादा 1.9 है, इसके लिए बी की वैल्यू कम है 1.8 है। जिसके लिए बी की वैल्यू ज्यादा है उसके जे इक्वल टू 1 में मॉलिक्यूल की तादाद कम होगी। कम होंगे। मैं ये कह सकता हूं कि एन जे बाई एन जीरो। अच्छा, ये एक और बात बताना चाहता हूँ, एन जे बाई एन जीरो का मतलब क्या है? एन जे बाई एन जीरो का मतलब है जीरो रोटेशनल लेवल में मॉलिक्यूल के मुकाबले में फर्स्ट में या जे लेवल में कितने मॉलिक्यूल, इसका मतलब ये। तो ये आप एन जे ये है माइनस बी, या माइनस बी को मैं 1/b भी कह सकता हूँ, ठीक है ना? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है? तो ये आई होप कि आप लोगों को ये पॉइंट समझ आया होगा। तो जिसके लिए बी की वैल्यू कम है उसके फर्स्ट लेवल में मॉलिक्यूल की तादाद ज्यादा है, तो HCl के जे इक्वल टू 1 मॉलिक्यूल ज्यादा है। अब हम आगे चलते हैं। अब अगर हम बी फिक्स कर दें, यानी अब हम सिर्फ और सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में बात करना चाहते हैं। जब मैं कहता हूँ ना कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में, तो मैंने ये बात करके बी को कांस्टेंट कर दिया, और मैं देखना चाहता हूँ कार्बन मोनोऑक्साइड के जे इक्वल टू 1 और जे इक्वल टू 2 कि 1 में ज्यादा मॉलिक्यूल है या 2 में ज्यादा मॉलिक्यूल है या 3 में ज्यादा मॉलिक्यूल है। अब मैं ये देखना चाहता हूँ। तो अब मैंने इसको कांस्टेंट कर दिया बी को, और टेम्परेचर भी फिक्स कर दिया 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो अब एन जे इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ जे। याद रखें, क्योंकि अब भी तो यहाँ पे माइनस की साइन ही है ना, तो यहाँ भी इनवर्स रिलेशनशिप बनेगा, यहाँ भी इनवर्स रिलेशनशिप बनेगा। यूं यूं जे की वैल्यू बढ़ती जाएगी, मॉलिक्यूल की तादाद कम होती जाएगी। 0 में ज्यादा मॉलिक्यूल है, 1 में कम है, 2 में और कम, 3 में और कम। समझ आ गई? तो ये जे के साथ इसका रिलेशनशिप है। अब मैं टेम्परेचर की बात करता हूं, मैं बी भी फिक्स कर देता हूं और जे भी फिक्स कर देता हूं। मतलब क्या है? बी फिक्स करने से मुराद है मैं सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड की बात कर रहा हूं। जे फिक्स करने की मुराद है मैं कार्बन मोनोऑक्साइड के लेवल 1 की बात कर रहा हूं। अब मैं टेम्परेचर चेंज कर रहा हूं, 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 50 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं कहता हूं कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे जे इक्वल टू 1 में ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे, या 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे जे इक्वल टू 1 में ज्यादा मॉलिक्यूल। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे या 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे ज्यादा मॉलिक्यूल। तो आप यहाँ देखें, यहाँ तो लग रहा है, यहाँ तो 50 पे लग रहा है सर। कि एन जे जो है ये टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन माइनस की साइन जो है वो इनवर्स को डायरेक्ट में चेंज कर देती है। एन जे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है जे इक्वल टू 1 में ज्यादा मॉलिक्यूल है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे कम मॉलिक्यूल है।
बात की समझ आ गई आप लोगों को? यस सर। यस सर। अच्छा, अब यहाँ पे चूंकि हम लोग बात कर रहे थे कि एक हमारे पास जो रोटेशनल स्पेक्ट्रम हमारे पास हासिल होता है, कोई भी रोटेशनल स्पेक्ट्रम हमारे पास हासिल होता है, तो हम बात कर रहे थे उस रोटेशनल स्पेक्ट्रम में जो लाइन है, पहली लाइन की लेंथ जो है, अब यहाँ तक अभी हमें ये लग रहा है कि जे इक्वल टू 0 में सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल होते हैं, ये फार्मूला बता रहा है। यूं यूं जे की वैल्यू बढ़ती जाएगी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम होते जाएंगे, तो इसका मतलब है जे इक्वल टू 0 में सबसे कम मॉलिक्यूल है, तो 0 से 1 में जो जंप करके जाएंगे मॉलिक्यूल, वो सबसे सॉरी जे इक्वल टू 0 में सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल है, तो 0 से 1 में जाने वाले मॉलिक्यूल की तादाद सबसे ज्यादा होगी, यहाँ लाइन की हाइट सबसे ज्यादा होगी अब तक के हमारे नॉलेज के मुताबिक। बाद में क्या होगा वो बाद में देखेंगे। यहाँ ज्यादा मॉलिक्यूल जंप करके जे इक्वल टू 0 से जे इक्वल टू 1 में जाएंगे, जबकि जे इक्वल टू 1 से जे इक्वल टू 2 में जाने वाले मॉलिक्यूल की तादाद कम है, क्योंकि जे इक्वल टू 1 में मॉलिक्यूल की तादाद ही कम है, यहाँ लाइन की हाइट थोड़ी कम हो। जे इक्वल टू 2 से जे इक्वल टू 3 में जाने वाले मॉलिक्यूल की तादाद और कम है, मॉलिक्यूल की तादाद और कम है, यहाँ मॉलिक्यूल की तादाद और कम है। तो देखें, ये हमें यहाँ अब तक का हमारा नॉलेज ये कह रहा है। मैंने आपको बताया था कि जो लाइन की पोजीशन है ना, कि लाइन इधर आई है, राइट पे आई है, राइट पे आई है, पोजीशन बताती है एनर्जी के बारे में कि लाइन लेफ्ट पे है या राइट पे है। मतलब मैं ये कहता हूं कि जो ये लाइन है, इस ट्रांजिशन के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए, इस साइड पे एनर्जी बढ़ रही है, इस ट्रांजिशन के लिए कम एनर्जी चाहिए, इस ट्रांजिशन के लिए और कम एनर्जी चाहिए। लेकिन जो लाइन की हाइट है वो बताती है कि किसी ट्रांजिशन के दौरान कितने मॉलिक्यूल जो है वो ट्रांजिशन कर रहे हैं, ये लाइन की हाइट बताती है। तो अब चूंकि जे इक्वल टू 0 में मॉलिक्यूल की तादाद सबसे ज्यादा है, मॉलिक्यूल की तादाद ज्यादा है, तो 0 से 1 में जाने वाले मॉलिक्यूल जो हैं वो भी ज्यादा होंगे, इसलिए लाइन की हाइट ज्यादा होगी। अब तक का हमारा नॉलेज ये कह रहा है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी इस बात की। यस सर, आ गई है। अच्छा, ये ना तादाद जो है वो कैलकुलेट की गई है किसी चीज के लिए, मैं आपको बताता हूँ ये किसके लिए है। ये कहते हैं कोई मॉलिक्यूल है, अगर उसके लिए बी की वैल्यू 2 है, टेम्परेचर 300 केल्विन है, यानी 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ये के कैपिटल होना चाहिए था, और उसकी जो पॉपुलेशन जे इक्वल टू 1 में कितनी पॉपुलेशन है ये देखनी। जे इक्वल टू 1 में रिलेटिव पॉपुलेशन का मतलब ये है, जो जे इक्वल टू 1 में मॉलिक्यूल की तादाद ये आएगी ना, ये n0 के मुकाबले में आएगी, ये एब्सोल्यूट नंबर नहीं है, यानी हम ये नहीं कह सकते कि जे इक्वल टू 1 में इतने मॉलिक्यूल है। हाँ, अगर हमें पता चल जाए कि जे इक्वल टू 0 में कितने मॉलिक्यूल हैं, फिर जे इक्वल टू 1 के मॉलिक्यूल की तादाद बताई जा सकेगी। इसे कहते हैं रिलेटिव पॉपुलेशन। एब्सोल्यूट पॉपुलेशन ये होती है, मैं कहूँ जे इक्वल टू 1 में 20 मॉलिक्यूल, जे इक्वल टू 2 में 30 मॉलिक्यूल, ये एब्सोल्यूट पॉपुलेशन कहलाती है। लेकिन यहाँ फार्मूला ही है एन जे और एन जीरो, यानी 0 के मुकाबले में जे में कितने मॉलिक्यूल हैं, इसे रिलेटिव पॉपुलेशन कहेंगे। तो खैर, अब हम देखते हैं, ये सारी वैल्यूज पुट की हमने, जो फार्मूला ऊपर है। हमने पहले लेवल की बात की तो जे की जगह 1 पुट किया, ये स्पीड ऑफ लाइट है। ये स्पीड ऑफ लाइट जो है ना सेंटीमीटर पर सेकंड में ली है, उसकी वजह मैं आपको पहले बता चुका हूँ, क्योंकि जो वेव नंबर है ना, जो एनर्जी है, जिसकी एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, वो सेंटीमीटर इनवर्स में लेते हैं, तो सेम यूनिट है। अगर यहाँ मीटर यूज कर रहे होते तो वहां सेंटीमीटर यूज नहीं कर सकते हम। ये बी की वैल्यू आई है, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, और नीचे ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये टेम्परेचर है। ये मल्टीप्लाई किया तो जो आंसर हमारे पास आया इसको सॉल्व करने से वो ये आया। अब ये देखें, ये बता रहा है कि N1 में कितने मॉलिक्यूल हैं, N0 के मुकाबले में 98%। यानी अब ये एग्जैक्ट नहीं बता रहा कि N1 में 10 मॉलिक्यूल हैं या 20 मॉलिक्यूल हैं, 30 मॉलिक्यूल हैं। अगर N0 के मॉलिक्यूल का पता चल जाए, सपोज N0 के 100 मॉलिक्यूल हैं N0 में, यानी 100 मॉलिक्यूल सैंपल में ऐसे हैं जो स्टेशनरी हैं, तो फिर 98 ऐसे होंगे जो आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहे हैं। 100 में से 98, तो ये 98% ऑफ N0, यानी N0 का पता चलेगा, उसको 98% से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कितने मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो J इक्वल टू 1 में मूव कर रहे हैं। N0 का मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसे कहते हैं रिलेटिव पॉपुलेशन। अच्छा, ये बताएं, अगर N0 जो है यानी 1000 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो स्टेशनरी हैं, तो कितने मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जो N1 में होंगे, J इक्वल टू 1 में, यानी आहिस्ता आहिस्ता रोटेट कर रहे हैं। सर 980।
980 980 मालिक्यूल ऐसे होंगे जो आहिस्ता आहिस्ता रोटेट कर रहे होंगे। लेकिन एक और बात यहाँ मैं बताना चाहता हूँ, ये मैं टोटल मालिक्यूल्स की बात नहीं कर रहा कि सैंपल में टोटल मालिक्यूल कितने हैं, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कि n0 में कितने हैं, n1 में कितने हैं। समझ आ गई आप लोगों को? तो ये है रिलेटिव। अगर n0 में पता चल जाए ना स्टेशनरी कितने हैं, तो फिर हम मालूम कर सकते हैं कि n1 कितना है, n2 कितना है। अच्छा, ये अब J2 के लिए देखते हैं। अब आप बताएं, आप लोगों का जो नॉलेज अभी तक आपने देखा है, J की वैल्यू बढ़ने से मालिक्यूल की तादाद बढ़ती है या कम होती है? सर जी कम कम होती हो है। रही। कम होती कम है। तो अब होती है। J2 में ये हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मालिक्यूल कम होंगे। हमने J की यस जगह सर। 2 पुट कर दिया, यहाँ बाकी सारी चीजें वही हैं, J की जगह 2 पुट कर दिया। तो इसका आंसर जो है वो आता है 89। याद रखिए, यहाँ पे 89 आता है, ये गलत लिखा हुआ, यहाँ पे 89 या 89 आता है या 94 आता है, इसको सॉल्व करके देख लें। ये 89 आता है यहाँ, बल्कि ये 94 इन्होंने लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करके 94%। तो देखें, यानी आप सर जी अगर, वो नीचे वाली लाइन में 89 लिखा हुआ है। हाँ 89, तो ये 89 आता है। तो आप अगर 100 मालिक्यूल ऐसे हैं जो स्टेशनरी हैं, 100 मालिक्यूल ऐसे हैं जो स्टेशनरी हैं, तो उनमें 94 मालिक्यूल ऐसे होंगे जो J इक्वल टू 2 में होंगे, या 89 मालिक्यूल ऐसे होंगे जो J इक्वल टू 2 में होंगे। और J इक्वल टू 1 में कितने होंगे? 98। 98, वेरी गुड। यानी अगर 100 मालिक्यूल हूं, 100 मालिक्यूल में से, यानी टोटल 100 नहीं कह रहा मैं, टोटल तो पता नहीं कितने मालिक्यूल है। अगर जीरो लेवल में यानी 100 मालिक्यूल स्टेशनरी हैं, तो 98 ऐसे होंगे जो J इक्वल टू 1 में होंगे, और 89 ऐसे होंगे जो J इक्वल टू 2 में होंगे। आप बताएं, अगर टोटल 1000 मालिक्यूल हों जो स्टेशनरी है, 1000 मालिक्यूल स्टेशनरी हैं, J इक्वल टू 1 में कितने होंगे, J इक्वल टू 2 में कितने होंगे? J इज इक्वल टू 1 में 980 होंगे और J इज इक्वल टू 2 में 890 होंगे। 890 होंगे, वेरी गुड। बच्चों, बात की समझ आई या नहीं आई? यस सर। अच्छा अच्छा, अब ये देखें, एक और जो है चीज मैं आप लोगों को बताने लगा हूं, वो बात तो हम पहले कर चुके हैं, लेकिन अब दोबारा जरा ग्राफिकली देखें आप। सपोज एक मालिक्यूल है जिसके लिए बी की वैल्यू 5 है, एक मालिक्यूल है जिसके लिए बी की वैल्यू 10 है। आप मुझे बताएं कि किसके J इक्वल टू 1 में ज्यादा मालिक्यूल होंगे? सर B इज इक्वल टू 5 वाले में। हाँ, वेरी गुड। आप लोग ऊपर बात कर चुके हैं कि एन जे यस सर। जो है इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ बी। जिसके लिए बी की वैल्यू जो है वो कम होगी, उसके मालिक्यूलों की तादाद ज्यादा होगी। देखना चाहता हूं मैं कितनी होगी। ये देखें, मैं ये लाइन ड्रा करता हूँ, ये J इक्वल टू 1 है, ये J की वैल्यू है ये, और फिर इसको ऊपर तक खींच के लेके जाऊंगा, ये ऊपर तक। जिसके लिए बी की वैल्यू जो है ये है, और जिसके लिए बी की वैल्यू 10 है, उसके लिए जो रिलेटिव पॉपुलेशन है वो कम है। ये नंबर कम हो तो इसका मतलब है वैल्यू ज्यादा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे। जिसके लिए हमारी मेरी क्लास है,
बच्चों मेरी बात आप लोग सुन रहे हैं ना? यस सर। यस सर। ये आप ये समझें, आप लोग ये समझें कि ये मालिक्यूल की तादाद बताई गई है इस साइड पे ना, ये मालिक्यूल की तादाद है। तो आप लोग देख रहे हैं कि J इक्वल टू 1 में यहाँ ज्यादा मालिक्यूल है, ये देखिए ज्यादा मालिक्यूल है। ये सारा फैक्टर दिया गया असल में इस साइड में, सॉरी। तो J इक्वल टू 1 आप देखना चाहते हैं कि J इक्वल 2 जो है उसमें कितने मालिक्यूल हैं जिसके लिए B की वैल्यू 10 है, और कितने मालिक्यूल हैं जिसके लिए B की वैल्यू 5 है। 10 वाले के बारे में ये देखें और 5 वाले देखें, 5 वाले में ज्यादा मालिक्यूल है और 10 वाले में कम मालिक्यूल है। अब मैं देखना चाहता हूँ J इक्वल टू 6 के लिए, ये लाइन ऐसे ड्रा की, लाइन ड्रा करके फिर ये लाइन ऐसे ड्रा की और फिर ये लाइन ऐसे ड्रा की। ये बता रहा है कि J की वैल्यू 6 हो, B इक्वल टू 10 में मालिक्यूल जो है, ये जो नंबर है ना ये दिया हुआ है, ये NJ और N0 दिया हुआ है। ये इस साइड पे जो प्लॉट चीज की गई है ये NJ/N0 है कि N0 के मुकाबले में J में कितने हैं। ये नंबर जितना बड़ा होगा मालिक्यूल की तादाद इतनी ज्यादा होगी। J इक्वल टू 6 में जिसके लिए B की वैल्यू 5 है उनके लिए मालिक्यूल ज्यादा है, और J इक्वल टू 6 में B की वैल्यू ज्यादा है तो मालिक्यूल की तादाद कम। बच्चों ये पॉइंट अगर समझ नहीं है तो दोबारा पूछ सकते हैं मुझसे, आप बताएं जरा। सर आगे ये समझ। समझ B आ की गया। वैल्यू ज्यादा होने से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम होते हैं। जिसके लिए B की वैल्यू 10 है उसके किसी भी J लेवल में मॉलिक्यूल की तादाद कम हो गई होगी B इक्वल टू 5 वाले के मुकाबले। समझ आ गई? यस सर। यस सर। और ये जो नंबर है ये कितना, अब मैं देखना चाहता हूँ J इक्वल टू 6 है। J इक्वल टू 6 जो है उसके लिए B की वैल्यू 10 है तो मॉलिक्यूल ये है NJ/N0 का आंसर है ये, यानी कम है, और ये 0.6 है यानी ये ज्यादा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो B की वैल्यू के साथ इसका रिलेशनशिप ये। तो अभी तक हम जो चीज देखे, हाँ अब हम जो कुछ हमने देखा है ना अपने उस नॉलेज के मुताबिक, मैंने कहा है कि पहली लाइन की हाइट ज्यादा होगी, उसके बाद थोड़ी हाइट कम होगी, उसके बाद हाइट और कम होगी, उसके बाद हाइट और कम होगी, यानी इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो कम होती है। अब एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात वो है डीजेनरेसी ऑफ एनर्जी लेवल। और ये डीजेनरेसी हमें शामिल क्यों करना पड़ रही है वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि डीजेनरेसी हमें शामिल क्यों करना पड़ रही है। ये फैक्टर आप याद रखें, जो भी रोटेशनल स्पेक्ट्रम आप लोगों को हासिल होता है उसके लिए पहली लाइन की हाइट जो है वो कम होती है, फिर हाइट बढ़ती है, फिर हाइट और 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 बढ़ेगी, फिर हाइट कम होगी, फिर हाइट कम होगी, और फिर जो है हाइट पहले हाइट बढ़ती जाती है फिर कम होती जाती है मैक्सिमम पे पहुंच के। हकीकत में स्पेक्ट्रम इस तरह हासिल होता है, आप लोगों को बताना चाहता हूँ जो रोटेशनल स्पेक्ट्रम है वो हकीकत में इस तरह हासिल होता है, इस तरह, ये इस तरह हासिल होता है। लेकिन ऊपर तो हमने ये कहा है कि J इक्वल टू 0 में मॉलिक्यूल की तादाद सबसे ज्यादा होती है तो उसके लिए जो लाइन की हाइट है वो सबसे ज्यादा होगी। हकीकत में ऐसा नहीं होता है। हकीकत में जो हमें स्पेक्ट्रम हमारे पास हासिल होता है वो इस तरह का है, जैसे ये मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ इस स्क्रीन पे। हकीकत में स्पेक्ट्रम इस तरह का है। बात ही समझ आई? इंशाल्लाह कल हम इसके बारे में, कल भी मैं आप लोगों की क्लास लूंगा, कल इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है जी, ओके सर। अल्लाह हाफिज। ओके सर। अल्लाह हाफिज सर, टेक केयर।